नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी के लिए एकदम जरूरी है, हमारी आर्थिक सुरक्षा। देखिए, जिंदगी हमेशा एक सीधी सड़क की तरह नहीं चलती, राइट? कब कहाँ कौन सा स्पीड ब्रेकर या संकट आ जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए जैसे गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही आर्थिक झटकों से बचने के लिए एक फाइनेंशियल सीट बेल्ट का होना भी मस्ट है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये फाइनेंशियल सीट बेल्ट आखिर है क्या और इसे कैसे तैयार किया जाता है। आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, आपात स्थितियों का कठोर गणित। दूसरा, इस फाइनेंशियल सीट बेल्ट का आकार क्या होना चाहिए। तीसरा, पैसा कहाँ रखना सही रहेगा। चौथा, कर्ज और बीमा के बीच का संतुलन। और पांचवा, वित्तीय मजबूती तक पहुंचने का असल रास्ता। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, आपात स्थितियों का कठोर गणित। चार्टेड अकाउंटेंट नितिन कौशिक जी की एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन डराने वाली चेतावनी है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग रेत की नींव पर अपनी संपत्ति बना रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी में पैसा लगा रहे हैं और हमारे पास कोई नकद बचत नहीं है, तो हम बहुत बड़े रिस्क में हैं। क्योंकि अगर अचानक कोई बुरी खबर आ गई तो मजबूरी में हमें अपने ही निवेश को भारी घाटे में बेचना पड़ सकता है। और इस रिस्क को और भी बड़ा बना देती है महंगाई। जरा इस अंतर पर गौर करें। एक तरफ हमारी जो सामान्य महंगाई दर है वो करीब 5.4% के आसपास है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों का खर्च 14% की भयानक रफ्तार से बढ़ रहा है। सोचिए, एक छोटी सी बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी सालों की मेहनत से की गई बचत को एक ही झटके में साफ कर सकती है। सच में ये गणित बहुत ही कठोर है। एक और आंकड़ा है जो हमें थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर कर देगा। 41%। भारत में घरों का कर्ज अब जीडीपी के 41% को पार कर चुका है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? इनमें से आधे से ज्यादा लोन कोई संपत्ति या एसेट बनाने के लिए नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि रोजमर्रा के खर्चों और शौकों को पूरा करने के लिए लिए जा रहे हैं। जब हमारी आमदनी और खर्चों के बीच का फासला इतना कम हो और सिर पर कर्ज ज्यादा हो, तब एक हल्का सा झटका भी पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर। इस फाइनेंशियल सीट बेल्ट का आकार आखिर कितना होना चाहिए? सबसे पहले तो इसकी परिभाषा को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। इमरजेंसी फंड सीधे और सरल शब्दों में एक ऐसा लिक्विड कैश रिजर्व है जिसे हमने सिर्फ और सिर्फ अनचाही आपात स्थितियों के लिए रखा है। ये किसी भी लॉन्ग टर्म गोल को छेड़े बिना संकट के वक्त एक वित्तीय वेंटिलेटर की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत कड़ा नियम है। इस पैसे का इस्तेमाल किसी ट्रिप पर जाने, नई शॉपिंग करने या नया फोन लेने के लिए बिल्कुल नहीं करना है। ये फंड 100% सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। तो अब सवाल उठता है कि इस फंड में आखिर पैसा होना कितना चाहिए? इसके लिए 3, 6, 12 महीने का नियम बड़ा काम आता है। मान लीजिए अगर कोई सिंगल है और उसकी नौकरी बिल्कुल पक्की और स्थिर है, तो उनके लिए 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर का पैसा काफी रहेगा। अगर कोई शादीशुदा है या परिवार में बच्चे और माता पिता की जिम्मेदारी है, तो ये बफर कम से कम 6 से 9 महीने का होना चाहिए। और हाँ, अगर कोई अपना खुद का बिजनेस करता है या फ्रीलांसर है, जिनकी इनकम हर महीने ऊपर नीचे होती रहती है, तो उनके लिए तो 9 से 12 महीने का फंड होना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब इसका हिसाब लगाने का तरीका भी समझ लेते हैं। ये बहुत ही आसान है। पहला कदम, अपने महीने के सभी जरूरी खर्चों की एक लिस्ट बनाइए, जैसे कि घर का किराया, ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस और राशन। दूसरा कदम, इस लिस्ट में से वो खर्चे पूरी तरह हटा दीजिए जो जरूरी नहीं हैं, जैसे बाहर रेस्टोरेंट में खाना या सिनेमा देखना। क्योंकि याद रखिए, आपातकाल में शौक पूरे नहीं किए जाते, सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। और तीसरा कदम, जो भी जरूरी खर्च का टोटल निकल कर आए, उसे अपने टारगेट महीनों से, जैसे मान लीजिए 6 महीने से, गुणा कर दीजिए। बस यही रकम पूरे परिवार की बचत का असली लक्ष्य होना चाहिए। आगे बढ़ अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, तो 1 सेकंड लगेगा और भी लाइक कर दो और शेयर भी कर देना अपने दोस्त के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना। ते हैं हमारे तीसरे भाग की ओर। ये पैसा आखिर रखें कहाँ? सारा का सारा इमरजेंसी फंड एक ही जगह रखना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक सही और समझदारी भरा बंटवारा कुछ ऐसा होना चाहिए। फंड का 30% हिस्सा बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट में हो, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कैश निकाला जा सके। 40% हिस्सा लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए, जहां थोड़े बेहतर रिटर्न मिलते हैं।
और बचा हुआ 30% हिस्सा फिक्स डिपॉजिट यानी FD में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ऐसा बंटवारा क्यों जरूरी है, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, सेविंग अकाउंट में पैसा तुरंत मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रिटर्न सिर्फ 2.5 से 4% ही मिलता है। वहीं लिक्विड फंड्स में पैसा रिक्वेस्ट करने के अगले ही वर्किंग डे पर अकाउंट में आ जाता है और यहाँ रिटर्न करीब 6 या 7% तक मिल जाता है। और अगर FD की बात करें तो वहाँ ब्याज तो अच्छा मिलता है, लेकिन समय से पहले तोड़ने पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसीलिए सुरक्षा, रिटर्न और तुरंत पैसे की जरूरत, इन तीनों को बैलेंस करने के लिए इन विकल्पों का मिक्स होना ही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। चलिए अब बात करते हैं चौथे भाग की, कर्ज और बीमा के बीच संतुलन कैसे बनाएं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर लोगों को परेशान करता है। क्या हमें पहले क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसे भारी ब्याज वाले कर्ज चुकाने चाहिए या फिर अपना इमरजेंसी फंड बनाने पर ध्यान देना चाहिए? ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है। अगर हमने अपना सारा पैसा कर्ज चुकाने में लगा दिया और अचानक कोई नई मुसीबत आ गई तो क्या होगा? हमें फिर से नया कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ फंड बनाते रहे और कर्ज को छोड़ दिया तो महंगे ब्याज की वजह से वो कर्ज दुगना होता चला जाएगा। इस उलझन को सुलझाने का एक बहुत ही शानदार और संतुलित तरीका है। सबसे पहले एक छोटा स्टार्टर बफर तैयार कीजिए। मान लीजिए 25,000 रुपए। एक बार जब ये छोटा सा सुरक्षा कवच बन जाए ना, तब अपनी पूरी ताकत उन महंगे कर्जों को जल्द से जल्द खत्म करने में लगा दीजिए। और अगर ये भी मुश्किल लगे तो एक और बढ़िया तरीका है 50-50 रूल, यानी जो भी पैसा बच रहा है उसका आधा हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाइए और बाकी आधा हिस्सा इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए। इससे काम एकदम बैलेंस हो जाएगा। एक और कंफ्यूजन अक्सर देखा गया है बीमा और नकद बचत को लेकर। देखिए, इमरजेंसी फंड और लाइफ इंश्योरेंस ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग-अलग है। इमरजेंसी फंड हमारे जीते जी आने वाले संकटों में काम आता है, जैसे अचानक नौकरी चली जाना या कोई बड़ा मेडिकल खर्च आ जाना। यहाँ हमें तुरंत कैश मिलता है। दूसरी तरफ लाइफ इंश्योरेंस का मुख्य काम है किसी अनहोनी के हो जाने पर पीछे छूट गए परिवार को एक आर्थिक सहारा देना। लाइफ इंश्योरेंस से हम तुरंत कैश निकालकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए एक मजबूत आर्थिक नींव के लिए इन दोनों का ही अपनी अपनी जगह होना एकदम जरूरी है। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग पर, वित्तीय मजबूती का रास्ता। कभी भी छोटी शुरुआत की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम रोजाना सिर्फ 100 रुपए भी बचाने की आदत डाल लें तो एक ही साल के अंदर 36,000 रुपए का एक शानदार शुरुआती फंड तैयार हो जाता है। अब हो सकता है कि सुनने में ये रकम कोई बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन जरा सोचिए, जब अचानक कोई मुसीबत सामने खड़ी होगी तो ये 36,000 रुपए किसी राहत के जादू से कम नहीं लगेंगे। ये हमें एक बहुत बड़ी मानसिक शांति दे सकते हैं। बस जरूरी है कि हम शुरुआत करें, भले ही छोटे कदमों से। अब इस फंड को हमेशा मेंटेन रखने के कुछ बहुत ही आसान से लाइफस्टाइल रूल्स हैं। पहला, छोटी शुरुआत करें पर शुरू जरूर करें। दूसरा, अपने बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दें ताकि जैसे ही सैलरी आए पैसा खुद ब खुद इस फंड में चला जाए। तीसरा, अगर कोई दिवाली का बोनस मिले या टैक्स रिफंड आ जाए तो उसे सीधे इसी फंड में डाल दें। और सबसे जरूरी नियम, अगर कभी इमरजेंसी में इस पैसे का इस्तेमाल करना पड़ भी जाए तो मुसीबत टलने के बाद सबसे पहला काम इसे वापस भरना होना चाहिए। साल में एक बार इसकी समीक्षा भी जरूर करें कि क्या ये फंड आज के खर्चों के हिसाब से काफी है। तो जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जिंदगी कभी भी कोई भी करवट ले सकती है, तो जब कोई अनजाना संकट हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा तो क्या हमारी आर्थिक सुरक्षा की वो सीट बेल्ट सुरक्षित तरीके से बंधी होगी? समय रहते इस ढाल को तैयार करना जरूरी है, ताकि जब मुश्किलें आएं तो हमारे फैसले डर की वजह से नहीं बल्कि समझदारी और शांति के साथ लिए जा सकें। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो 1 सेकंड लगेगा और भी लाइक कर दो और शेयर भी कर देना अपने दोस्त के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना।